पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था रिफ्रैक्शन, है ना। और रिफ्रैक्शन का बेसिकली जो डेफिनेशन था वो एक लंबा एकदम पूरा लंबा तगड़ा डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिखे थे। यदि वो डेफिनेशन आपको बाय लाइन याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि याद नहीं भी है तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप रिफ्रैक्शन को लेकर क्या बताओगे। हालांकि डेफिनेशन आपको याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन मालूम नहीं है तो फिर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या बताओगे। हम कल बताए थे रिफ्लेक्शन हमेशा हमारा सिंगल मीडियम में होता है, बता दिया था हमने, लेकिन रिफ्रैक्शन हमेशा दो मीडियम या कभी कभार दो से ज्यादा मीडियम में हो सकता है ना। तो यही है हमारा बेसिक सब फर्क रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। एक बार दोबारा, रिफ्लेक्शन हमेशा हमारा सिंगल मीडियम में अकर होगा और रिफ्रैक्शन हमेशा हमारा दो या दो से ज्यादा मीडियम उसमें अकर होंगे, यानी कि उसमें शामिल होंगे। ठीक है, ये हम लोग ये हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरा बात हम लोग यहाँ पे ये पढ़, अच्छा थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा बात हम लोग ये पढ़े थे कि जब हमारा लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो उस समय पे हमारा लाइट रे नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। पहला बात इसमें हम लोगों ने ये देखा था। दूसरा बात हमारा इसमें यह था कि पहले वाले केस में यानी कि जब लाइट रे हमारा रेयर से डेंसर में आता है तो उसमें हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ये दो बात इसमें हम लोग जान गए थे। दूसरा केस हम लोग उधर लिखे थे, जब हमारा लाइट रे कहां से कहां जा रहा था, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रहा था। इसमें हम लोग क्या देखे थे कि लाइट रे हमारा नॉर्मल से दूर भागता है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक टर्म मिलेगा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, बेसिकली छोटा सा सेंटेंस मिलेगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, मतलब कि उस समय पे हमारा नॉर्मल से दूर भागता है लाइट रे। पहला ये चीज था। दूसरा इसमें क्या था, इसमें दूसरा ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। उसमें हम लोग दोनों का दोनों एक ही जगह पे एक चीज देख लिए थे, रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर देख चुके थे। अच्छा, लास्ट में एक कंक्लूजन हमने आपको बताया था, लास्ट में कंक्लूजन हम लोगों ने बताया था, क्या वो आप लोगों ने लिखा था, है ना, वो एंगल वाला। ठीक है, चलिए यदि इतना याद है तो बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग अपने टॉपिक रिफ्रैक्शन को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग बेसिकली 2-3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके बाद फिर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद फिर लेंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेंस के अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर लेंस में किस प्रकार से डायग्राम बनाया जाता है वो भी हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग आज यहाँ पे शुरू करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो, जिस प्रकार से हम लोग रिफ्लेक्शन टॉपिक पढ़ रहे थे तो रिफ्लेक्शन में क्या आया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आया था ना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन, तो इसमें क्या आएगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला इसमें देखिए ध्यान से, अब क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस। इंटरफेस जैसे आपके सामने वर्ड आया आपको मालूम चल गया होगा, वही बाउंड्री, इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। अच्छा, दो ट्रांसपेरेंट मीडिया यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया। मीडिया, मीडिया का मतलब मीडियम, बेसिकली मीडियम का ये प्लूरल है। ठीक है, मीडियम सिंगुलर, मीडिया प्लूरल। आगे, टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये पहला वाला लॉ आखिर कहना क्या चाहता है, आप इसको ऐसे समझिए, देखिए ध्यान से। हालांकि अभी आप फिलहाल इसको रफ तरीके से ऐसे समझो, ये हमारा क्या था, इंटरफेस। पिछले वाले क्लास को आप याद कीजिए। ठीक है, ये हमारा इंटरफेस हुआ करता था, इसके ऊपर हमारा कोई एक मीडियम होता था, इसके नीचे कोई एक मीडियम होता था। तो मान लीजिए कि ऊपर हमारा मीडियम जो है वो एयर था और नीचे में मान लीजिए हमारा मीडियम वाटर था। सपोज कर लीजिए, बस दो मीडियम हमारे सामने हो गया और ये हमारा इंटरफेस हो गया। ठीक है, ये वाला लाइन हमारा इंटरफेस, या फिर आप इसको बाउंड्री भी कह सकते हैं। तो इसमें आपने कल गौर किया था कि इधर से हमारा इंसिडेंट रे आता था, है ना, इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, और ये इसका क्या था, नॉर्मल था। पहला वाला केस ले रहे हैं जिसमें लाइट हमारा रेयर से डेंसर में जा रहा था, तो एयर हमारा और नीचे वाटर। ठीक है, तो हमारा ये कौन सा सिचुएशन है, रेयर से डेंसर है, तो उसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन वो सीधा ना जाने के बदले नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। क्या ये चीज हम लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था, बिल्कुल देखा था। अब वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से। द इंसिडेंट रे, आपको मालूम है ये वाला रे हमारा कौन सा रे है, इंसिडेंट रे है। आगे बढ़िए फिर, द रिफ्रैक्टेड रे, अब आपको मालूम है रिफ्रैक्टेड रे हमारा ये रेड वाला होगा या ब्लू वाला होगा, ब्लू वाला होगा। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे ये ब्लू वाला, एंड द नॉर्मल, और ये हमारा ये सीधा वाला नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है,
टू द इंटरफेस। नॉर्मल हमारा किस पे है? इंटरफेस पे है, यानी किस बाउंड्री पे है। ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, टू ट्रांसपेरेंट मीडिया का मतलब एक का बात हो रहा है यहाँ पे एयर और दूसरा का बात हो रहा है वाटर। आगे बढ़िए। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? अच्छा याद कीजिए तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें भी हम लोगों ने एक पॉइंट को नाम दिया था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पे भी इस पॉइंट का नाम हम लोग क्या दे देंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आगे बढ़िए फिर। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब पूरा का पूरा आपने स्टेटमेंट समझ लिया। अब एक बार में इसका कंक्लूजन निकाल के आप समझिए कि आखिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ कहता क्या है। पहला लॉ ये कहता है कि देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों का तीनों इंटरफेस पे एक पॉइंट पे जाके मिलेगा, जिस पॉइंट का नाम हमारा होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बस यही कहता है हमारा पहला लॉ। क्या कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ गया? बड़ा सिंपल लॉ था हमारा ये। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, क्या तीनों का तीनों इस इंटरफेस पे, हमारा इस इंटरफेस पे एक पॉइंट पे आके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसी को हम लोग कह देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यही हमारा पहला लॉ है। बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब सेकेंड लॉ समझिए जरा ध्यान से। इसमें क्या कहा गया सेकेंड लॉ में? इसमें कहा गया है, अच्छा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलो इधर क्या लिखा हुआ है बाद में हम लोग देखेंगे, पहले आप लोग यहाँ पे हमको एक बार बताइए, ये जो हमारा एंगल होता था वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलो आपका मालूम है कि ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता था। आगे बढ़िए, उसके बाद क्या लिखा गया देखिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड आपके सामने इस्तेमाल किया गया, साइन। ये साइन बेसिकली साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, ये सारा का सारा टर्म हम लोगों को पढ़ना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। मैथ में आपको पढ़ना है, अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया वो चैप्टर, लेकिन आगे पढ़ना है, ठीक है। यानी कि अलग अलग प्रकार के नामों के बारे में आपने सुना होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब क्या है? हमारा अलग अलग प्रकार के एंगल है ना, और उसका अपना कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। बात समझ में आ रही है? तो वही यहाँ पे कहा गया है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि सिंपली यहाँ पे बात कहा जा रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, ठीक है। आगे टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये बात कर रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। आगे रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ? आप ऊपर भी थोड़ा सा देखो और थोड़ा सा उस एंगल को भी देखो और यहाँ पे थोड़ा सा इसके फॉर्मूले को भी देखो। इसमें क्या कहा गया था? इसमें पहला बात तो रेशियो कहा गया है। रेशियो का मतलब क्या? कुछ न्यूमरेटर में होगा और कुछ डिनोमिनेटर में होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा साइन आई ऊपर में और साइन आर नीचे में, इसका मतलब ये हमको कहीं ना कहीं रेशियो बता रहा है। सपोज मान लीजिए यदि 5/16 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग 5:16 भी लिख सकते हैं। याद कीजिए क्लास 7 में एक चैप्टर हुआ करता था रेशियो एंड प्रपोर्शन, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। यदि ये हमारा डिवाइड के फॉर्म में है, इसका मतलब ये रेशियो के फॉर्म में है। उसी प्रकार से यदि ये डिवाइड के फॉर्म में है, इसका मतलब ये रेशियो के फॉर्म में है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, द रेशियो ऑफ साइन। अच्छा यहाँ पे ना बार बार आपको वर्ड परेशान करेगा, साइन। साइन का मतलब आप समझ लो कुछ एंगल। यदि आपको याद रखने के लिए समझना है तो फिर आप यहाँ पे साइन का मतलब समझ लो कुछ भी एंगल हो सकता है हमारा, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 80 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद यहाँ पे कहा गया था द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेसिकली ये बात कर रहा है, ऊपर में एंगल ऑफ इंसिडेंस रखिए, नीचे टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और नीचे आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करो, ठीक है। और इन दोनों का जब आप वैल्यू सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा उसको हम लोग कह देंगे कांस्टेंट। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा इंसिडेंट रे आ रहा है तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है हमारा, है ना। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे एंगल जो है ना हमारा 60 डिग्री का बन रहा है। सपोज कीजिए बस एग्जांपल के तौर पे 60 डिग्री बन रहा है, और नीचे में मान लीजिए कि मात्र हमारा 40 डिग्री ही बन रहा है, बस एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री बन रहा है और नीचे में हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 40 डिग्री बन रहा है। अब 60 डिग्री और 40 डिग्री के वैल्यू को उठा के डायरेक्टली आप इस वाले फॉर्मूले पे रख दो। साइन आई के बगल में रखोगे 60 डिग्री और साइन आर के बगल में रख दोगे 40 डिग्री। अब आपको मालूम, अब आपको पता, मतलब यहाँ पे अब लग रहा होगा कि सर डिग्री लिख देने से, ऊपर नीचे काट देने से काम चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए क्लास 10th में हम हालांकि आपको पढ़ाएंगे मैथ में चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री, उसमें 60 डिग्री का वैल्यू कुछ और होता है,
45 डिग्री का वैल्यू कुछ और होता है, 90 का वैल्यू कुछ और होता है। तो उतना दूर अभी आपको नहीं जाना है। सिंपली अभी आप ट्रिग्नोमेट्री को उसमें घुसाना भी नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे बात ही नहीं हुआ है। बस एक टर्म आपके सामने क्या वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया था, साइन, इसीलिए हमको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री बताना पड़ रहा है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम ज्यादा अभी यहाँ पे नहीं बताएंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी यहाँ पे नहीं है और इसका भी जरूरत भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो सिंपली आपको करना क्या है, बस यहाँ पे आप ये समझो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल तो हमारा बन रहा होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल हमारा बन रहा होगा। इस एंगल को उठा के, दोनों का वैल्यू को उठा के आप इस फॉर्मूले पे रख दो। ठीक है, फॉर्मूले पे आप रखोगे, दोनों को ऊपर नीचे सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा हमारा, उसी को हम लोग कह देंगे कांस्टेंट। बस बात खत्म, इतना ही समझना है अभी आपको फिलहाल। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ था, फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर। गिवन कलर का मतलब क्या हुआ, अच्छा लाइट अलग अलग कलर का होता है कि नहीं, बिल्कुल विवग्योर, यानी कि सपोज कीजिए अब तो ऐसा ऐसा गाड़ी आने लगा है जिसमें कि लाइट ब्लू कलर का भी निकलता है, येलो कलर का भी निकलता है। अब तो बहुत सारे लोग पिंक लाइट भी लगाते हैं गाड़ी में, येलो कलर का भी लगाते हैं। यानी कि यहाँ पे इस वाले सेकेंड लॉ में लाइट का कलर जो है ना वो एक सिंगल कलर होना चाहिए। ठीक है, आगे फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, यानी कि इस मीडियम के लिए, एयर और मीडियम के लिए जो हमारा लाइट आ रहा होगा, लाइट रे, वो किसी एक कलर का ही होना चाहिए, इसमें शर्त है बस ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो आप लॉ देख रहे हो, बेसिकली ये दोनों का दोनों, इन दोनों लॉ को हम लोग एक साथ दूसरा नाम से पुकारते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि एक स्नेल्स हमारे व्यक्ति थे जो कि फिजिक्स की दुनिया में बहुत आगे थे, मतलब बहुत बड़े फिजिशियन थे। उन्होंने ही इस चीज को हमको निकाल के दिया था। अभी भी आपके माइंड में बहुत सवाल होगा, बहुत डाउट होगा कि सर आखिर ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमको बताता क्या है। चलो समझ में आ गया। पहला वाला तो लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करता है, उस पॉइंट का नाम हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इंटरफेस पे। बात खत्म। पहला लॉ ये कहता है। दूसरा लॉ ये कहता है कि भैया जब ये हमारा इंसिडेंट रे जा रहा है तो कुछ एंगल यहाँ पे बनेगा हमारा, और ये रिफ्रैक्टेड रे इधर गया तो यहाँ भी हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ बनेगा। इन दोनों का वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दो, जो आंसर आएगा उसको हम लोग कह देंगे कांस्टेंट। लेकिन ये कांस्टेंट आखिर है क्या, है कि नहीं? अब हमारा मेन सवाल यहाँ पे है। लेकिन पहले आप ये बताओ कि क्या ये दोनों का दोनों पॉइंट समझ में आया है? अभी फिलहाल 50% भी समझ में आया, क्योंकि आगे का चीज अभी हम लोग और विस्तार से समझेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? पहले चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो 2-3 पॉइंट अभी हम जो बताएंगे उसके थ्रू आप इन दोनों पॉइंट को और क्लियरली समझ पाओगे आप। ठीक है, अच्छा दूसरा बात, इन दोनों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमारे दो लॉ है, पहला ये और दूसरा ये। इन दोनों को एक साथ यदि आप कहना चाहें तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि स्नेल्स जी ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिस कांस्टेंट वैल्यू, ये जो आपका यानी कि साइन आई और साइन आर का वैल्यू जो आप यहाँ पे डालोगे, कुछ एंगल जैसे यहाँ पे हमारा कितना था 60 और 40 को डालोगे, सॉल्व करोगे, जो आंसर हमारा आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही हमको समझाने में कम से कम 20 से 25 मिनट अभी लगने वाला है। ठीक है, अब क्या हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं, समझिए ध्यान से। ये जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है ना, सारा का सारा हमारा अब आगे का जो खेल होगा वो इसी टर्म के ऊपर होगा, कांस्टेंट के ऊपर। केवल ये वर्ड देखने में लग रहा है कांस्टेंट, और आगे जो भी हमारा बात होगा वो पूरा का पूरा इसी के ऊपर बात होने वाला है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप दोबारा समझिए, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है। आगे और जो हम बताएंगे वो तभी समझ में आ पाएगा जब हम लोग यहाँ पे इसको समझ जाएंगे। पहले पहला बात, साइन आई के जगह पे आपको कौन सा वैल्यू डालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला। साइन आर के जगह पे क्या डालना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाला वैल्यू डालना है। उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको इसमें नहीं बताया जाएगा, क्योंकि सॉल्व करने का तरीका हम लोगों को किसमें है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में है, और यहाँ पे उसका इस्तेमाल है ही नहीं। तो सिंपली आप क्या समझो, अभी साइन आई के जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू रखाएगा, और साइन आर के जगह पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू रखाएगा, जो कि कितना है 40 है। और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कांस्टेंट कह देते हैं। अब आगे समझिए, पहले बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? आगे समझे हम लोग? चलो अब जो हम समझेंगे आगे उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये तो लॉ है, कोई भी बच्चा रट लेता है, वो भी याद कर लेता है, काम चल जाता है। लेकिन अब जो है ना हमारा वो समझने वाला चीज है। क्या है देखिए ध्यान से, दिस कांस्टेंट वैल्यू, कौन सा कांस्टेंट वैल्यू? यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। आगे दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा कांस्टेंट के जगह पे, उसी कांस्टेंट के वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं।
किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे? ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अभी भी ये पॉइंट हमको लग रहा है आपके हिसाब से क्लियर नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, मतलब कि ये तो समझ में आ गया कि इसी कांस्टेंट के जगह पे जो हमारा वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। तो समझ में आ गया। चलिए अब आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम फर्स्ट मीडियम, क्या लिखा हुआ है आगे देखेंगे। पहले आप वहां पे देखिए आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा पूरा। देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स gives the extent of the change in the direction of a light ray when it travels from one medium to another medium। क्या समझ में आया पॉइंट? नहीं समझ में आया? अब दोबारा समझिए इस चीज को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर है क्या? देखिए, आपको मालूम है कि ये यदि हमारा इंसिडेंट रे यहां से यहां पे पहली बार आया तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, है ना। अब जरा समझिए, ये जो नॉर्मल की तरफ बेंड किया, अच्छा पहला बात, इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन क्या सीधा गया? नहीं गया। यानी कि वो सीधा जाना चाहिए था लेकिन वो सीधा ना जाने के वजह से वो थोड़ा सा हमारे नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। तो ये जो नॉर्मल की तरफ मुड़ा, कुछ डिग्री का तो बदलाव आया होगा ना उसमें। जैसे मान लीजिए यदि ये 60 डिग्री है तो इसको भी यहाँ पे भी 60 हमारा बनता, लेकिन अभी फिलहाल कितना बन रहा है? 40 डिग्री बन रहा है। यानी कि कुछ हद तक इसमें झुकाव आया है, और इसी झुकाव को यानी कि कितना डिग्री सेकेंड मीडियम में हमारा लाइट बेंड कर गया, उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस बात खत्म। एक बार दोबारा पढ़िए आप लाइन को ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव्स द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब कितना वो मुड़ा, कितना वो झुक गया, एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यानी कि लाइट रे जब हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा था तो दूसरे मीडियम में लाइट रे हमारा कितना ज्यादा एक्सटेंड कर गया, कितना ज्यादा मुड़ गया, उसी चीज को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जो हमारा लाइट रे मुड़ रहा है, जो एक्सटेंड हो रहा है, वो सेकेंड मीडियम में हो रहा है या फर्स्ट मीडियम में हो रहा है? सेकेंड मीडियम में हो रहा है। तो क्या अब आपको समझ में आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कोई दिक्कत इसमें? यानी कि लाइट रे हमारा किस मीडियम में मुड़ रहा है? सेकेंड मीडियम में मुड़ रहा है, और इसी चीजों को हम लोग क्या कह देते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह देते हैं। तो अब जरा आप दोबारा आइए इस वाले कॉन्सेप्ट पे, क्या लिखा हुआ था जरा देखिए तो, साइन आई बाई साइन आर, यानी कि यहाँ पे आप डालो 60 डिग्री, यहाँ पे डालो 40 डिग्री, अकॉर्डिंग टू वो एग्जांपल, ठीक है। जो वैल्यू आएगा वो हमारा कहलाएगा कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कह देते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह देते हैं, ठीक है। अब सवाल है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे क्या? क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? यानी कि आपने इसको सॉल्व कर लिया, साइन आई बाई साइन आर, कुछ वैल्यू आ गया, उसको आपने कांस्टेंट कह दिया। तो कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये हो गया कि सेकेंड वाले मीडियम में यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या बता रहा होगा? वो ये बता रहा होगा कि सेकेंड मीडियम में हमारा लाइट कितना ज्यादा बेंड किया या फिर कितना ज्यादा बेंड नहीं किया। कोई दिक्कत अब इसमें? अब यहाँ तक में इस पूरे कॉन्सेप्ट में किसी को भी किसी प्रकार का समस्या है तो जल्दी बोलो। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा हमारा किस मीडियम का निकलता है, कोई बता सकता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा हमेशा किस मीडियम का निकलेगा? जिस मीडियम में लाइट बेंड होगा, जिस मीडियम में लाइट हमारा बेंड होगा यानी कि मुड़ेगा, या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा या तो नॉर्मल से दूर भागेगा, उसी मीडियम का हमेशा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया कि उस वाले मीडियम में हमारा लाइट रे कितना ज्यादा मुड़ा या फिर कितना कम मुड़ा। अब बताइए, पहले की लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई डाउट किसी को? सीखा, समझ में आया? रोहित कोई डाउट अब इसमें? समझ में आ गया है ना? चलिए, क्योंकि यदि यहाँ पे ना हम बहुत सावधानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चीज समझ में नहीं आता बहुत बच्चों को, है ना, बहुत बच्चों को समझ में इसमें नहीं आता। चलो अब इसमें एक बार फटाक से हम रिवीजन करके बता दे रहे हैं क्योंकि हमको इसमें और भी बहुत कुछ आगे बढ़ना है। सबसे पहला हमारा क्या था इसमें? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन था, जिसमें से पहला लॉ हमारा ये कहता है कि ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल इंटरफेस पे, यानी कि ये वाले रेड वाले लाइन पे इंटरफेस पे एक पॉइंट पे जाके मीट करेगा, उस पॉइंट का नाम होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पहला बात, पहला लॉ। दूसरा लॉ ये कहता है कि देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा यहाँ जो है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमारा है उसको आप रेशियो के फॉर्म में लिख के डिवाइड कर दो, यानी कि साइन आई के जगह पे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखो कितना वैल्यू है, और साइन आर के जगह पे आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखो। इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा हमारा उसी को हम लोग कह देते हैं कांस्टेंट।
और कांस्टेंट का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, कांस्टेंट यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया वही हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है कि सेकेंड मीडियम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि सेकेंड मीडियम में जब हमारा लाइट रे पहले मीडियम से होकर सेकेंड मीडियम में गया तो सेकेंड मीडियम में लाइट रे हमारा कितना ज्यादा बेंड किया, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, कितना ज्यादा वो बेंड किया या फिर बेंड नहीं किया, उसी चीज को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस वही चीज तो उसमें लिखा हुआ था, देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव्स द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बात खत्म। कोई दिक्कत इसमें, कहीं पे कोई डाउट क्या? हाँ बोलो। साइन आई, हाँ साइन कुछ भी ले सकते हैं आप इसमें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप कॉस भी ले सकते हैं, कॉस की जगह पे आप टेन थीटा भी ले सकते हैं, कॉट थीटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कुछ भी आप ले सकते हो इसमें, समझने के लिए कुछ भी ले सकते हो। हालांकि देखो आगे चल के आप इसमें हालांकि उतना टेंशन नहीं लो क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स डिग्री वाला नहीं आएगा। और यहाँ पे हमको बताना चाहिए था ट्रिग्नोमेट्री, क्यों नहीं बता रहे? नहीं वो नहीं है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल ही नहीं है, इसमें इस्तेमाल ही नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्री यदि बताने लगेंगे तो फिर इसको रोकना पड़ेगा। कुछ भी ले सकते हैं आप इसमें, कुछ भी, क्योंकि आगे चल के जब हम आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा पढ़ाएंगे उसमें 5-6 प्रकार का रेशियो आपको मिलेगा, साइन मिलेगा, कॉस मिलेगा, टेन मिलेगा, कॉट मिलेगा, कुछ भी मिलेगा आपको। तो फिलहाल इस प्रकार से आप समझ लो, कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो ये हमारा हो गया। और इसमें और क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अब हमको समझ में आ गया। अब इसको मिटा दें, आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। चलो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक के अंदर 2-3 फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। इसको मिटा के दोबारा हमको यहाँ पे एक अच्छा सा कुछ बनाना पड़ेगा। चलो जरा देखो ध्यान से यहाँ पे, ये क्या है हमारा इंटरफेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंटरफेस हो गया और ये जो हमारा लाइट रे है इस तरीके से जा रहा था, उसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा। ठीक है, एक पहले आप नॉर्मल इसमें खींच दो, हो गया, ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा इंसिडेंट रे है। इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन ये सीधा ना जाके नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। इसका मतलब हमारा लाइट रे कहाँ से कहाँ आ रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आ रहा है। तो और यहाँ पे आप सपोज कर लो कि रेयर मीडियम में हमारा एयर है और डेंसर मीडियम में हमारा यहाँ पे आप सपोज कर लो वाटर है। ठीक है, चलिए ऊपर में हमारा ये कौन सा मीडियम हो गया, रेयर, और ये हमारा कौन सा हो गया, डेंसर। हालांकि पहले थोड़ा सा यहाँ पे आपको कुछ बताना पड़ेगा डायग्राम के थ्रू, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक दो फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाँ हो गया। उसके बाद एयर में लाइट का स्पीड कितना होता है बताओ, सॉरी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। और इसको ना हम लोग मान लेते हैं v1। क्या मान लेते हैं हम लोग, v1, यानी कि एयर में लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, उसको हम लोगों ने v1 मान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वाटर में लाइट का स्पीड होता है 2,20,000 किलोमीटर पर सेकंड और इसको हम लोग मान लेते हैं v2। स्मॉल भी है और स्मॉल भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हाँ, ये हमारा मीडियम नंबर कौन सा है बताओ, मीडियम नंबर 1। ये हमारा मीडियम नंबर
अच्छा यहाँ पे एन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोग मीडियम को एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ इतना तो हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आप लोग हमको बताएंगे यहाँ पे, ठीक है, सोचिए जरा इसमें ध्यान से। हमारा लाइट रे यहाँ पे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, ठीक है। और चूंकि आपने पहले वाले क्लास में, पिछले वाले क्लास में आपने पढ़ा था कि जब भी हमारा लाइट रे रेयर टू डेंसर जाएगा वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। देखो बिल्कुल बेंड कर भी रहा है, ठीक है, ये आपको मालूम था। और अभी तुरंत आपने यहाँ पे पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। बताइए जरा ध्यान से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा किस मीडियम में निकलेगा, मीडियम 1 या मीडियम 2? मीडियम 2 में निकलेगा। देखो इतना यदि याद नहीं भी रहना तो आप समझिएगा, जिस मीडियम में जाके हमारा लाइट बेंड होगा या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा या तो नॉर्मल से दूर भागेगा, उसी मीडियम में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जब भी निकालेंगे समझ जाइएगा आप क्या निकाल रहे हैं कि उस वाले मीडियम में लाइट रे हमारा कितना बेंड कर रहा है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब इसका कुछ फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लिख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा आप यहाँ पे किसका निकालने जा रहे हैं? मीडियम नंबर 2 का। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए ध्यान से। इसको लिखने का तरीका होता है n2 1, बेस में लिखेंगे आप बिल्कुल नीचे में स्मॉल n और बहुत छोटा सा 2 और 1। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? इसको कैसे पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको पढ़ने का तरीका होता है, क्या लिखे पढ़ेंगे आप इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी कि मीडियम 2 का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने जा रहे हैं, किसको नजर में रखते हुए? 1 को रखते हुए, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालने जा रहे हैं, इसका मतलब आप ये निकालने जा रहे हैं कि दूसरे वाले मीडियम में जब हमारा लाइट रे आया तो वो कितना ज्यादा नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला अब आप लिखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और याद कीजिए आपने मीडियम 1 में लाइट के स्पीड को क्या माना था? स्मॉल v1 माना था आपने, यानी कि स्मॉल v1 बाई v2। क्या कोई दिक्कत इसमें? जल्दी बताइए, कोई डाउट? तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का मीडियम 2 का। कोई दिक्कत इसमें? यानी कि जब भी हमारा लाइट रे एक मीडियम से दूसरे वाले मीडियम में आएगा तो उस समय पे फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी कि मीडियम 1 में लाइट का स्पीड क्या है उसको आप ऊपर लिखो, और मीडियम 2 में लाइट का स्पीड क्या है उससे डिवाइड कर दो। जो आंसर आएगा वो हमको ये बताएगा कि आखिर मीडियम 2 में लाइट रे हमारा कितना ज्यादा बेंड किया। बस बात खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो हमारा एक फॉर्मूला हुआ, इसी को थोड़ा सा हम लोग पलट देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस बार हमारा लाइट रे मीडियम 1 से नहीं आ रहा है बल्कि मीडियम 2 से मीडियम 1 की ओर जा रहा है, तो इस बार हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? बस इसी को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो ये हमारा अब क्या बन जाएगा? n12। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। बस करना क्या है? कुछ नहीं। अब आप सपोज ये कर लो कि लाइट रे हमारा मीडियम 2 से मीडियम 1 की ओर जा रहा है, सपोज कर लो, तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल हमारा पलट जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए? इस पे क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, पहला लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। और इसमें अब हमारा क्या हो जाएगा? v2 बाई v1। बस ये हमारा दो फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर निकालने का। यानी कि जब आपको, हालांकि ये जो नीचे वाला है ना ये बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कम, ये ना के बराबर मिलेगा आपको। हमेशा आपको ये वाला ज़्यादा मिलेगा जिसमें क्या कहेगा, जिसमें ये बोलेगा कि लाइट रे हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है
और मीडियम 1 जो हमारा वो एयर है और मीडियम 2 हमारा वाटर है। तो वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के दिखाओ, यानी कि वाटर में लाइट रे हमारा कितना बेंड किया ये निकाल के दिखाओ। तो फॉर्मूला आप ये वाला लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो तो ये हमारा 2 फॉर्मूला हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि अगला हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां तक में किसी को कोई डाउट तो पूछ लीजिए जल्दी। समझ में आया है बात? आगे बढ़े? यहां तक में डाउट किसी को? इधर का मिटाएं। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इधर का मिटाएंगे अभी। हाँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है वो बताएंगे अभी। आपके बुक में एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज मिलेगा। चलिए देखिए जरा ध्यान से। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत कम फर्क है। क्या फर्क है देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में समझिए इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, बस एक लाइन का डिफरेंस है बस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम 1 हमारा कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है। समझिए ध्यान से इसमें क्या कहा जा रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप निकालेंगे तो यहां पे भी आपके पास 2 मीडियम होगा, मीडियम और मीडियम 2। मीडियम 1 में हमारा कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है। मीडियम 2 भी हमारा वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। तो ये हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बस फर्क इतना है कि इसमें मीडियम 1 हमेशा हमारा एयर होगा या तो वैक्यूम होगा। वैक्यूम मतलब सिंपली आप क्या समझ लो, फिलहाल अभी एयर समझ लो, ठीक है। यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमेशा हमारा मीडियम 1 क्या होगा, एयर होगा या तो वैक्यूम होगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपको ना सवाल में दे दिया गया कि मीडियम 1 जो एयर है, ऐसे आपको पता कर देना है कि अच्छा मीडियम 1 एयर है, मतलब वो किसका बात कर रहा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात कर रहा है। इन दोनों में फर्क बस क्या है, फर्क ये है कि इसमें मीडियम 1 हमारा कुछ भी हो सकता है, एयर वाटर ग्लास कुछ भी हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारा हमेशा मीडियम 1 क्या होगा, एयर या तो वैक्यूम होगा। बस बात खत्म, बस यही चीज था हमारा इसमें, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हालांकि इसका फॉर्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का तरीका ये देखो ध्यान से, N2 भी आप लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको N स्मॉल m भी लिख सकते हो। ये दोनों हम लोग लिख सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करने के लिए। जैसे आपने यहाँ पे किया ना N21, N12, लेकिन इसमें थोड़ा सा तरीका बस अलग हो जाता है, N2 या फिर NM, ठीक है। ये N2 और ये NM क्यों लिया गया अभी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। लेकिन बताइए इसमें हमेशा हमारा मीडियम 1 क्या होगा, एयर या तो वैक्यूम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट किसमें, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। हाँ, अनदर मीडियम भी लिख सकते हैं आप। यानी कि इसमें हमेशा हमारा मीडियम 1 या तो एयर होगा या तो वैक्यूम होगा, लेकिन मीडियम 2 हमारा इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मीडियम 2 होगा चलेगा। एयर तो ऊपर में हो गया, क्या ऊपर में एयर है तो नीचे में भी एयर ही रहेगा क्या, नहीं, इसके नीचे में हमारा वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, यानी कि मीडियम 2 कुछ भी होगा, लेकिन मीडियम 1 हमेशा हमारा क्या होगा, एयर या तो वैक्यूम होगा। कोई दिक्कत इसमें?
अच्छा, इसमें ना एयर में या फिर वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है उसको हम लोग इसमें डिनोट करते हैं स्मॉल सी से, और मीडियम में यानी कि जो मीडियम इसमें दिया रहेगा उसमें जो हमारा लाइट का स्पीड होगा उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल भी से। तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब यहां तक में किसी को भी कोई डाउट है तो फटाक से पूछिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यही चीज आपको समझना था, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अच्छा जरा बताओ युवराज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बेसिक डिफरेंस अभी तुम क्या समझे अभी तक? बेसिक डिफरेंस ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फर्स्ट मीडियम होता है वो कुछ भी हो सकता है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्स्ट मीडियम उसका गिवन रहता है, तो एयर और वैक्यूम ही रहेगा। हाँ बस बेसिक डिफरेंस, हाँ बिल्कुल बेसिक डिफरेंस केवल ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम वन कुछ भी हो सकता है, एयर वाटर ग्लास कुछ भी हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारा मीडियम वन हमेशा क्या होगा, या तो एयर या तो वैक्यूम। डिनोट करेंगे हम लोग स्मॉल सी से और नीचे वाले को स्मॉल भी से। अच्छा एक बात आप तुरंत बताइए, इसमें भी जो हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, मीडियम वन का या मीडियम टू का? मीडियम टू का। इसीलिए हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे क्या लिख दिया है, N2 लिख दिया है। क्यों 2 है यहाँ पे? क्योंकि सिंपली आपको मालूम है मीडियम 2 का ही निकलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बात खत्म। अच्छा यहाँ पे NM फिर क्यों लिखा गया? गिवन मीडियम के लिए M है, मीडियम के लिए M है, बात खत्म हो गया। चलिए अब इतना यदि आप लोगों ने लिख लिया है तो यहाँ पे अब आप नोट करके लिखेंगे। नोट, ये नोट जो अभी हम लिखवाने जा रहे हैं ये आपके NCERT में नहीं है, थोड़ा सा बाहर का है, लेकिन आपको समझना यहाँ पे है। वो नोट हम 2 लिखाएंगे यहाँ पे, अभी आपको लिखना है, अभी हम बोलेंगे आप लोग भी लिखिए, क्योंकि इससे हम एक अभी सवाल देंगे सभी लोग। हालांकि ये चीज़ नोट्स में है, घबराना नहीं है, ऑनलाइन वाले प्लस ऑफलाइन वाले किसी को घबराना नहीं है, सब चीज सबका सब चीज़ ये नोट्स में है। जल्दी इतना लिखने के बाद ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन वाले आप लोग सभी लोग इतना लिखने के बाद आप नोट लिखेंगे, और इसमें आप पहला नंबर यहाँ पे दीजिए, अभी जो बोलने जा रहे हैं उसको आप लिखिए सबसे पहले, जल्दी फटाफट। नोट इसलिए लिखवा रहे हैं, हालांकि नोट्स में तो है ही, अभी इसलिए क्लास में लिखवा रहे हैं क्योंकि इससे अभी हम एक सवाल देंगे, ठीक है। पहला नोट क्या है बोले, पहला नोट लिखिए, व्हेन लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम, सभी लोग आप लोग भी लिखेंगे ऑनलाइन वाले बच्चे, व्हेन लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, कॉमा its velocity decreases, its velocity decreases and the refractive index is greater than 1, is greater than 1। क्या लिखा आपने, एक बार लाइन को मिलाइए पूरा, बोले एक बार पूरा लास्ट मिलाइए, when light rays travels from रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, कॉमा इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी के बगल में ना आप स्पीड भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में समझने के लिए, यदि आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो वेलोसिटी के बगल में आप स्पीड भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, ये पहला नोट हुआ हमारा। दूसरा नोट लिखिए, 2 ही नोट है इसमें, दूसरा नोट जस्ट इसका अपोजिट, दूसरा नोट लिखिए, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, व्हेन लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम, when light rays travels from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, comma its velocity increases, its velocity increases and the refractive index is smaller than 1, is smaller than 1, फुल स्टॉप हो गया। ये 2 नोट आपने लिखा। चलिए अब इस 2 नोट के बदौलत आप एक सवाल का जवाब देंगे। हालांकि क्वेश्चन बनाने का सिलसिला हमारा इस चैप्टर को खत्म करने के बाद चलेगा, लेकिन चूंकि ये सवाल बहुत ही ट्रिकी है, थोड़ा सा सोचने के लिए है, और आप ये तभी बता पाएंगे जब आपको ये दोनों नोट मालूम हो। तो नोट आप लिख चुके हैं, अब एक सवाल देते हैं आपको, ठीक है। इस सवाल को आप बनाइएगा जरा,
और हमको आप बताइएगा कि इस सवाल में आखिर है क्या। ठीक है, सवाल दे रहे हैं आपके एनसीईआरटी से। यहाँ पे 2 नोट था, आपने लिख लिया। चलिए अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी से दे रहे हैं। क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप लोग भी लिखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड is 2.42. What is the meaning? What is the meaning? Meaning of this statement? क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 फुल स्टॉप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आप पहले एक बार ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद उस 2 नोट को देखिए जो अभी हमने आपको लिखाया। ठीक है, 2 मिनट का आप टाइम लीजिए, सोचिए, विचारिए और बताइए कि आखिर ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब है क्या, थोड़ा सा आप लोग सोच के बताएंगे। पहले 2 मिनट अच्छे से समय ले लो सब कोई। ठीक है, अच्छा बात करते हैं, सब करेंगे सबका। पहले सब एक बार पहले देख लो, क्योंकि समझाएंगे तो ऐसा नहीं कि एक बच्चा समझ रहा है दूसरा नहीं समझ रहा है। पहले आप लाइन को पढ़ो एक बार 2 बार, ठीक है, जो हमने लिखवाया अभी आपको नोट, और फिर इस क्वेश्चन को आप देखो, डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, पहले आप जरा देखो, हम चाहते हैं कि आप उसको पहले देखिए, उसके ऊपर सोचिए, विचारिए कि आखिर हमने क्यों ये स्टेटमेंट लिखवाया। 2 नोट पानी है रोहित उसमें, रीजन पता चल गया। हाँ ठीक है, तुमको नहीं समझ में आया कोई बात, 1-2 बार और पढ़ो तो जरा, और फिर इस स्टेटमेंट को देखो क्या इसमें कहा गया है। समझी नहीं, चलो कोई बात नहीं, देखा जाए ध्यान से। पीछे लगता है कुछ समझ गए हैं, है ना। बड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल था कि नहीं सवाल, बड़ा कॉन्सेप्चुअल था, है ना। और ये सवाल सीबीएसई में दे देगा और आप बोल भी नहीं सकते सर सिलेबस से बाहर, नहीं बोल सकते आप। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए आप पहले 2 नोट को देखिए, इसमें क्या क्या, पहले वाले नोट को देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है व्हेन लाइट रेज ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें हमारा क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। तो यहां पे जरा आप देखिए तो ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इसका मतलब 1 से तो ज्यादा ही हुआ। ठीक है, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले नोट में 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये 1 से बिल्कुल ज्यादा है, पहला बात। दूसरा बात, उसमें और क्या लिखा हुआ था, ये कब होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 1 से ज्यादा कब होगा, तब होगा जब हमारा लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम ट्रैवल कर रहा होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस वाले केस में हमारा डायमंड किस मीडियम में रहा होगा, मीडियम 1 या मीडियम 2? मीडियम 2 में रहा होगा, क्योंकि जिस मीडियम में हमारा लाइट बेंड करता है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं ना। और यहाँ पे डायमंड का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इसका मतलब डायमंड हमारा कौन से मीडियम में रहा होगा, मीडियम 2 में रहा होगा। तो मीडियम 1 हमारा कुछ भी रहा होगा, मान लीजिए एयर, वाटर, ग्लास, कुछ भी रहा होगा। तो इसको यदि थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू बनाना चाहें तो इसका सॉल्यूशन हम लोग इस प्रकार से कुछ भी दे सकते हैं। यानी कि मान लीजिए यदि हमारा इंटरफेस है तो मीडियम 1 जो हमारा होगा, मीडियम 1 हमारा कुछ भी रहा होगा, मीडियम 1 हमारा कुछ भी रहा होगा, कुछ भी रह सकते हैं मीडियम 1। इसमें तो नहीं कहा ना कि मीडियम 1 एयर है, वाटर है, ग्लास है, नहीं कहा इसमें। यानी कि मीडियम 1 हमारा कुछ भी रहा होगा। ठीक है, और मीडियम 1 चलिए हमने मान लिया कि कुछ भी रहा होगा, और यहाँ पे हमने कैसे पता किया कि मीडियम 2 ही हमारा रहा होगा डायमंड, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, और हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता किसका है, मीडियम 2 का निकलता है। और जब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डायमंड ही हमारा मीडियम 2 रहा होगा। ठीक है, तो मीडियम 2 हमारा क्या रहा होगा, डायमंड रहा होगा।
ये हमारा डायमंड रहा होगा। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हमारा अब कौन सा मीडियम है बताइए? रेयर मीडियम हो गया ये हमारा, और ये हमारा कौन सा हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। कैसे पता किया हमने? नोट के थ्रू। नोट जो अभी हमने आपको लिखवाया, इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है, इसका मतलब लाइट हमारा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करके आ रहा है। और चूंकि डायमंड का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इसका मतलब डायमंड हमारा कौन सा मीडियम रहा होगा? मीडियम 2 रहा होगा, और मीडियम हमारा कुछ भी रहा होगा 1, कुछ भी 1 रहा होगा हमारा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, यदि इस प्रकार का है और इसका यदि थोड़ा सा डायग्राम बनाना आप चाहें तो कैसे बनाएंगे? लाइट रे हमारा बिल्कुल सीधा आ जा रहा होगा, उसको बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधा ना जाने के बदले नॉर्मल की तरफ क्या हो गया होगा? बैंड हो गया होगा, इस प्रकार से कुछ। क्या कोई दिक्कत इसमें? हो गया। यानी कि अभी आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ा, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के साथ आपने ये पता लगा लिया कि डायमंड जो है हमारा मीडियम 2 में रहा होगा। इससे और हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं, देखिए ध्यान से। पहला बात तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें 2-3 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। हालांकि यदि आप समझने के लिए इस फ्लो डायग्राम को बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिएगा, ठीक है? बनाए या फिर ना बनाए, बनाइएगा तो अच्छी तरीके से समझ पाइएगा एग्जाम के टाइम पे। लेकिन ये आप बनाए या ना बनाए, 2-3 स्टेटमेंट आपको लिखना ही पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट आपको इसमें लिखना क्या है, देखिए ध्यान से। पहला स्टेटमेंट इसमें ये लिखना है कि लाइट रेज ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। पहला स्टेटमेंट ये। क्यों रेयर से डेंसर में? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है। तो पहला स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे इसमें? लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। पहला स्टेटमेंट ये हो गया हमारा। दूसरा स्टेटमेंट आप इसमें ये लिखेंगे, डायमंड इज इन मीडियम 2। डायमंड इज इन मीडियम 2। कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट आप इसमें ये लिखेंगे कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज इन मीडियम 2। बस यही 3 आपको स्टेटमेंट इसमें लिखना था, बात खत्म। अच्छा, यदि हम अभी ये नोट नहीं लिखवाते तो क्या आप इस स्टेटमेंट का जवाब दे पाते? जरा सोचिए, नहीं दे पाते। इसीलिए, और ये क्वेश्चन सीबीएसई में ना कम से कम 3-4 बार पूछा गया। आपको हम जब सैंपल पेपर देंगे बनाने के लिए, तब आपको इसमें ये क्वेश्चन हम दिखाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन। तब आपको मालूम चलेगा कि आखिर सर ये क्वेश्चन जानबूझ के अभी ही क्यों करवाए। अभी इसलिए करवा दिए क्योंकि टॉपिक भी हमारा वही था, और मेरे माइंड में भी आ चुका कि चलो बता ही दिया जाए, तो बन गया हमारा। तो इसमें आप 3 स्टेटमेंट लिखेंगे। हालांकि आप समझने के लिए ये वाला भी डायग्राम थोड़ा सा बना लेना, क्योंकि आपको समझ में आता रहे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पहला स्टेटमेंट क्या था इसमें? पहला स्टेटमेंट ये था, पहला स्टेटमेंट क्या था? लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। दूसरा क्या था इसमें? दूसरा भूल गए? हाँ, दूसरा ये था कि डायमंड इज इन मीडियम 2। तीसरा क्या था? द वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज इन मीडियम 2। बस बात खत्म। दूसरा नोट तो हमको इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि पहले वाले नोट में हमारा ये नहीं पड़ गया। कोई दिक्कत इसमें? तीनों स्टेटमेंट। चलिए पहला लिखिए दोबारा। पहला लिखिए, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। पहला वाला स्टेटमेंट हमारा ये होगा। दूसरा स्टेटमेंट आप इसका ये लिखिए, डायमंड इज इन मीडियम 2। डायमंड इज इन मीडियम 2 हो गया। तीसरा लिखिए, द स्पीड ऑफ लाइट या फिर आप वेलोसिटी ऑफ लाइट भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो लिखिए। द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज इन मीडियम 2। डिक्रीजेज इन मीडियम 2। बस बात खत्म। चलिए, तो आज हम लोगों ने बेसिकली, अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों ने सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, और उसके बाद फिर हम लोगों ने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, आज हम लोग अब दोबारा टॉपिक है हमारा स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। ये पूरा हमको मिटाना पड़ेगा, मिटा दें? चलिए समझा जाए। अब थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है ये, बिल्कुल।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या बताता है, ये मालूम चल गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल होना, सिंपली समझिएगा ये बात कर रहा है कि सेकेंड वाले मीडियम में लाइट रे हमारा कितना बेंड करेगा, बस बात खत्म। इतना ही हमारा कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास दो गो है। मीडियम 2 का पूछे तो ये वाला फॉर्मूला, मीडियम 1 का पूछे तो ये वाला फॉर्मूला, सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए ये ना और ज्यादा क्लियर हमारा होगा तब जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे तब। और हमने आपको कहा था कि कम से कम तो 15-16 क्वेश्चन हम खुद बताएंगे आपको, हर एक अलग अलग प्रकार के। चलिए अब थोड़ा सा नया टॉपिक हमारा है स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। आपने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। स्फेरिकल लेंस, देखिए स्फेरिकल लेंस हमारा दो प्रकार का होता है, पहला कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाने जा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है देखिए ध्यान से। आप एक बिल्कुल कॉम्पास से लेके ऐसे सर्किल बनाएंगे, ठीक है, यानी कि कॉम्पास को आप लीजिए, उसमें पेंसिल को लगाइए और उसको पूरा का पूरा गोल एक बना दीजिए। एक गोल आप इधर भी बनाओ, दोबारा बना दिया आपने, यानी कि कहीं ना कहीं दो गो सेंटर आपको मिलेगा, एक सेंटर यहाँ पे और एक सेंटर यहाँ पे मिलेगा। इसका आप नाम ओ डैश, सॉरी इसका नाम सिंपली ओ दे दो, इसका नाम और आपने ओ डैश दे दो, बात खत्म। यानी कि दो सर्किल के थ्रू, दो सर्किल को आप बनाओगे और जब आप बनाओगे तो इस बीच में कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा और इसी को काट के उठा लो, काट के बाहर निकालो। बाहर निकालना नहीं है, बस तरीका बता रहे हैं कि स्फेरिकल लेंस बनता कैसे, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस बनता कैसे। तो हमारा स्फेरिकल लेंस में सबसे पहला टाइप है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पहले दो तीन बातें आप जान लीजिए। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। दूसरा बात इसमें आप जान लीजिए, इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है मालूम है? अलग अलग प्रकार के लाइट रे को ला के एक जगह पे इकट्ठा कर देना, यानी कि कन्वर्ज कर देना, एक जगह इकट्ठा कर देना। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, पहले बात। दूसरी बात, इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये बनता कैसा है? बिल्कुल उसी प्रकार से, बस हो गया, यही हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, इसको ना डबल कॉन्वेक्स लेंस क्यों कहते हैं मालूम है? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस दो गो है, इधर भी इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही है और इधर भी आपका इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही है। अब ये नहीं समझना है कि सर इसमें पॉलिश्ड सरफेस कौन सा है, इसमें पॉलिश सरफेस कुछ नहीं, दोनों तरफ हमारा क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसीलिए हम लोग इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कह देते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा इसमें है हमारा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस कैसे बनता है देखिए ध्यान से। आप बेसिकली क्या करो, इस दो सर्किल को आप ऐसे बनाओ, दो सर्किल बना लो, ओ सॉरी दो सर्किल आपने बनाया, इसके टॉप को इसके टॉप से मिलाओ और इसके बॉटम को इसके बॉटम से मिलाओ। हालांकि थोड़ा सा बड़ा बन गया लेकिन कोई बात नहीं, इस तरीके से गोल बनाओगे आप बेसिकली। ठीक है, और इसके बीच वाले पोर्शन को आप बाहर निकाल लो। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा, बस। और इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दो, ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस। और इसमें भी हमारा ये दो अलग अलग प्रकार का नहीं, दो अलग अलग प्रकार का नहीं, दोनों एक ही हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, और इसका भी, अच्छा यहाँ पे लिखना भूल गए हम, कोई बात नहीं, इधर लिख लो। इसको हम लोग कहेंगे डबल कॉनकेव लेंस और इसको हम लोग कह देंगे डाइवर्जिंग लेंस।
डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि ये लाइट को एक जगह पर इकट्ठा नहीं करेगा, बल्कि ये लाइट को पूरी तरीके से फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा दो अलग अलग प्रकार का लेंस हो गया। अब दो अलग अलग प्रकार के लेंस के बारे में आपने पढ़ तो लिया, इसका डेफिनेशन भी आपके नोट्स में लिखा गया है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे आपका डेफिनेशन जो है बता देते हैं। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटा होता है, लेकिन इसके एज में यानी कि ऊपर ऊपर हमारा जो है वो पतला होता है। यानी कि डेफिनेशन नोट्स में डेफिनेशन दिए, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि मिडिल में ये कैसा होता है, थिक होता है, लेकिन एजेज में कैसा होता है, वो थीन होता है। बीच में थिक और एज में थीन, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, इसमें बीच में ही थीन रहेगा और एज में थिक रहेगा। बात खत्म। ठीक है, चलिए अब ये आपने हाँ, अब ये आप समझ चुके हैं। तो अब स्फेरिकल लेंस के अलग अलग पार्ट हैं। याद कीजिए, जिस प्रकार से हम लोगों ने मिरर में अलग अलग पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, उसी प्रकार से इसमें भी हमारा अलग अलग पार्ट है ना। जैसे आपने उसमें क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, है ना, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, अलग अलग प्रकार की चीज़ों को आप पढ़े थे। यहाँ पे भी हमारा वही सेम चीज़ है। और याद कीजिए, उसमें हम लोगों ने कौन सा मिरर का एग्जाम्पल लेके समझा था सब चीज़, कॉनकेव लेंस। यहाँ पे हम लोग कोई एक लेंस उठाएंगे और उसी लेंस के बदौलत पूरा का पूरा चीज़ समझ लेंगे, और जो चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे वही चीज़ इसमें भी पढ़ेंगे। तो कोई एक लेंस हम लोग उठाते हैं, उसी पे सारा चीज़ समझेंगे, और वो सारा का सारा इस पे भी अप्लाई होगा। तो हम लोग एक कॉन्वेक्स उठा लेते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस। चलिए, इस कॉन्वेक्स लेंस का जो बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट होता है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं ओ से, कैपिटल ओ। जीरो नहीं समझिएगा, इसको ओ समझना है, कैपिटल ओ, बड़ा वाला है ओ। ठीक है, चलिए, हालांकि इसका नामकरण भी हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी कर देंगे तो पूरा जो है ना खिचड़ी बन जाएगा, इसलिए हम लोग इसका नाम लिखने का काम बाद में कर देंगे। अब ये हमारा जो बिल्कुल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, इसके बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, डिनोट करेंगे कैपिटल ओ से। ठीक है, अब जरा आप हमको एक बार बताइए, जब आपने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया तो कहीं ना कहीं आपको दो सर्किल बनाना पड़ा होगा, एक सर्किल उधर और एक सर्किल इधर। थोड़ी देर पहले याद कीजिए जो हमने यहाँ पे बनाया था, है ना। तो एक सर्किल हमारा इधर था, यानी कि इधर वाला आप जब बनाए होंगे तो एक सर्किल का सेंटर यहाँ पे हमारा रहा होगा। तो मान लीजिए कि वो जो है हमारा वो बिल्कुल यहाँ पे है, सपोज करो, और एक सेंट्रल पॉइंट हमारा यहाँ पे है, क्योंकि दो सेंटर बनेगा कि नहीं। इधर वाले को आप बनाओगे तो इसका सेंटर यहाँ पे आएगा, इधर से इसे बनाओगे तो एक सेंटर यहाँ पे हमारा आएगा। ठीक है, यानी कि इस कॉन्वेक्स लेंस के पास एक ऑप्टिकल सेंटर है और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक ये वाला एक वो वाला। तो इसको हम लोग बेसिकली दो को है ना, तो इसको हम लोग कैपिटल C और 1 दे देंगे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला वाला C1, और इसको नाम दे देते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, यानी कि C2। बात खत्म, आगे बढ़िए। फिर उसके बाद अब क्या करना है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऑप्टिकल सेंटर से आप मिला दो। ठीक है, तो अब आपको लगता है मालूम चल गया होगा कि ये क्या हमारा कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस। और आपको मालूम है कि हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो यहाँ से लेकर C1 से लेकर C2 तक ही केवल कहलाएगा, लेकिन हम लोग अपने सुविधा अनुसार इसको आगे और पीछे बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड कर दिए, बात खत्म। ठीक है, अब दोबारा एक चीज हमको बताइए, जब ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारा इसमें दो होगा, एक यहाँ से लेकर यहाँ और दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ होगा। तो आप इसको बेसिकली ऐसे कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर पहला हो गया, और यहीं से लेकर यहाँ तक हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरा हो गया। तो इसको हम लोग बेसिकली R1 और R2 से डिनोट कर देंगे, बात खत्म। ठीक है, चलो अब इसमें हाँ एक चीज और इसमें है, बताइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस, या फिर सिंपली प्रिंसिपल फोकस। डिनोट कैपिटल F से करते थे, तो यहाँ पे भी होगा हमारे पास, तो यहाँ पे भी आप कर लो, इसको आप नाम दे दो F1 और इसको नाम दे दो F2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपको मालूम है इस फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच तक का, अच्छा ये क्या केस कुछ हमारा कॉनकेव मिरर जैसा नहीं लग रहा है,
सब चीज़ तो वैसा ही लग रहा है बस। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते थे? फोकल लेंथ कहते थे। तो बेसिकली आप यहाँ से लेकर यहाँ तक के दूरी को कहेंगे फोकल लेंथ, और डिनोट करते थे हम लोग स्मॉल एफ से। और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हमारा क्या होगा? फोकल लेंथ ही होगा। और इसको 2 फोकल लेंथ हो गया तो आप इसको F1 और F2 कर दो। सर इसमें 2 अपर्चर होंगे? नहीं, अपर्चर एक ही होगा। अपर्चर बताएंगे, वो भी बताएंगे अभी, लेकिन यहाँ तक कोई दिक्कत अभी? चलिए, और इसमें हमारा अब क्या छूट रहा है? अब तो हमारा बस इसमें एक अपर्चर ही छूट रहा है। अपर्चर क्या होता है बताइए? डायमीटर किसका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर को ही हम लोग कहते हैं अपर्चर। तो डायमीटर जो है इसका, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, वो तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पूरा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के दूरी को हम लोग क्या कह देंगे? अपर्चर कह देंगे। इसको हम कैसे लिख दे बताओ? सिंपली आप इसको ऐसे लिख लो, ज़्यादा आसान रहेगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के दूरी को हम लोग क्या कह देंगे? अपर्चर कह देंगे। बस हो गया। अब चलो सबका नामकरण कर लेते हैं। हाँ, ये हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये हमारा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, रेडियस का प्लूरल क्या होगा बताइए तो? रेडियाई, RADII, रेडियाई। ठीक है, हाँ, ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे बढ़िए फिर। उसके बाद ये हमारा क्या है? ये बताओ। फोकस। ये हमारा प्रिंसिपल फोकस, या फिर आप इसको सिंपली फोकस भी कह सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला भी हमारा क्या था बताओ? प्रिंसिपल फोकस या फिर सिंपली फोकस। आगे बढ़िए फिर। और ये क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पार्ट 2। सेंटर ऑफ कर्वेचर पार्ट 2, बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, ये फोकल लेंथ है हमारा, ये हो गया हमारा फोकल लेंथ। और ये भी क्या है? फोकल लेंथ ही है। और ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। और कुछ छूट रहा है? नहीं, सारा कुछ हो गया। इसको आप थोड़ा सा कॉपी में ना फैला के बनाएंगे, नेमिंग अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। कोई दिक्कत अब इसमें? चले, तो ये जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है वही सेम टू सेम किस में अप्लाई होगा? कौन सा था? कॉनकेव लेंस में भी हमारा अप्लाई होगा, सेम टू सेम। तो दोबारा यही चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आप समझ लो कि इसमें भी हमारा इधर होगा और इधर होगा, सेम चीज़ जो इसमें था इसमें था। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ छूट रहा है तो जरा बताओ हमको। हाँ, एक चीज़ तो छूट ही रहा है ना। ये लाइन हमारा कौन सा था? लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन बेसिकली हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। बाकी सब चीज़ तो हो गया। और आप जान गए अपर्चर किसको कहेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इसका यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर होता है उसी को हम लोग अपर्चर कह देते हैं। ठीक है, बस कोई दिक्कत अब इसमें? अब थोड़ा सा हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे पहले इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। स्फेरिकल लेंस हम लोग आज जान चुके हैं। अगले वाले क्लास में ना हम लोग लेंस के अंदर किस प्रकार से डायग्राम बनाना है, यानी कि इमेज फॉर्मेशन, वो हम लोग सीखेंगे। और अगले वाले क्लास में हम लोग इस चैप्टर को निपटा देंगे, कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक में किसी को कोई समस्या? चलो, तो मिलते हैं हम लोग अपने हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों से। यदि कहीं पे कोई डाउट रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।